नमस्कार दोस्तों। देखिए, मोटिवेशन कोड है, उसको देख लेते हैं। कठिनाइयाँ तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो कठिनाइयों को ना आए या कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े आपको, तो आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। अगर आप अपने लक्ष्य से भटकोगे तो कठिनाइयाँ आएंगी आएंगी। तो अपना एक लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य पे सीधे निरंतर चलते रहो। चाहे कम चलो या ज़्यादा चलो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको निरंतर उस पथ पर बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की तरफ। तो देखिए, हम क्या करते हैं, आज अगर यहाँ पर आ गए हो तो सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। चाहे आप 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें या 20 मिनट देखें। आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है, अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और करंट अफेयर्स देखने आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लगभग कुछ टाइम तक देखें। ऐसे स्किप ना करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप छोटे क्रिएटरों को भी, मुझ जैसे छोटे क्रिएटरों को भी, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी और इस फील्ड में आ रहे हैं और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और आपको कुछ अच्छा देने जा रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कृपा करके आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो इसको देखें, थोड़ी देर देखें, चाहे 10 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, चाहे 2 की स्पीड पे देखें, जैसे भी देखें, लेकिन वीडियो को देखें ज़रूर। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये जो वीडियो है वो सर्कुलेट नहीं होगी, ये वीडियो वहीं रुक जाएगी। तो आप देखने का मतलब प्रयास करें थोड़ा-सा। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं आज क्या है। उससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, हम क्या-क्या डिस्कस करते हैं इसमें। जो हमारा जो रहता है ना डेली का, डेली जो रहता है हमारा, वो हम इसमें पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं एक, जो पिछली वीडियो में हमने कराया था प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम मोटिवेशन कोड देखते हैं हर डेली, मोटिवेशन कोड। उसके साथ-साथ हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। उस न्यूज़ को देखने के बाद उस न्यूज़ का हम हिस्ट्री देखते हैं, मतलब बैकग्राउंड देखते हैं। उसका फ्यूचर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, संभावित कारण। ओके। उसके साथ साथ हम स्टैटिक देखते हैं, जितना भी उस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक बनता है वो सारा स्टैटिक देख लेते हैं हम। उसके साथ साथ हम दो क्वेश्चन देखते हैं प्री के, एक क्वेश्चन देखते हैं मेंस का। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर जो सीरीज है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपका इतना अच्छा प्यार मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, वो आप एसएससी में किसी की भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो या पीसीएस की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो, आपके सबके काम आएगा। और इसमें आप मैप भी देखते हैं, पूरा मैप भी समझते हैं, है ना। इस न्यूज से संबंधित आप सारी चीज देख लेते हैं। बाकी आप कहोगे कि कुछ और ऐड करना है तो वो भी ऐड कर देंगे, लेकिन बाकी सारी क्लासें हम, जैसे मैप हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सारे सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे और मैं अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उनको, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट से संबंधित है। देखो, मक्का जॉइंट जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था वो 7 को हुआ था, 7 अगस्त को। ओके, 7 अगस्त को हुआ था। अब इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और बहुत डिटेल में समझाया इसको, है ना। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा देश था, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और तुर्की है, ये दोनों नहीं है। आज इजिप्ट की बात आज करेंगे हम। ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आपको पता ही है, जो वार चल रही है ईरान यूएस वार हो गई है, इसराइल तो खत्म ही है उसमें से। यूएस वार जो हो गई है ईरान, है ना, ये ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इजिप्ट आज पढ़ लेंगे। ये दोनों तीनों को हमने कब देखा था, जो 8 अगस्त को जो वीडियो आई थी मेरी, उसमें देख लिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आज का जो न्यूज है, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेतन्याहू रिजेक्ट्स ट्रम्प्स गाजा प्रपोजल। देखा, न्यू जो नेतन्याहू भैया है, उन्होंने भी ट्रम्प को अब रिजेक्ट कर दिया है। तो समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, है ना, व्यक्ति नहीं है ये, इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो ट्रम्प है उनको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, नेतन्याहू रिजेक्ट्स ट्रम्प्स गाजा प्लान। अब ये जो लिख रहा है, देखो ये मैंने लिखा है इसमें कि हमास पूरी तरह डेस्पर नहीं होता तब तक जो गाजा है विड्रॉ नहीं करेगा इसराइल। ये इसराइल है। अभी हम मैप देखेंगे, ये मेडिटेरियन सी है, ये गाजा स्ट्रिप है। तो हम ये सारी चीज देखेंगे, जॉर्डन, इजिप्ट सब देखेंगे। देखो, पहला हम समझ लेते हैं क्या चीज है।
न्यूज में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो नेतन्याहू ने ट्रंप का जो गाजा पीस प्लान था उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, उसको ठुकरा दिया है। हमास को हथियार छोड़ने होंगे तभी गाजा से हटेगी इजराइल आर्मी। एक लाइन में हम समझते हैं इसको, बहुत अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज रिवीजन कराता रहूं और आपको समझाता रहूं, छोटी छोटी चीज भी समझाता रहूं। कि अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गाजा पीस रोड मैप के तहत हमास के डिजास्टर जो वो है ना डाइजरमेंट और गाजा से इजराइल मिलिट्री विड्रॉ का प्रस्ताव हमास ने योजना के प्रति कमिटमेंट जताया। लेकिन इजराइल जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास के जो जेन्युइनली मतलब पूरी तरह डिसआर्म का मतलब होता है डिस हो गया और प्लस डिस प्लस आर्म, मतलब जो आर्मी है आर्मी नहीं हटाएंगे, ठीक है। डिसआर्म होने से पहले इजराइल गाजा से विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। साफ बोल दिया उन्होंने कि जब तक वहां से हमास पूरी तरह से नहीं हटेगा, आर्मी नहीं हटेगी, तब तक हम वहां से नहीं जाएंगे। हमास को हथियार छोड़ने होंगे, है ना। तो ये चीज हमने अभी देख ली है। अब देखते हैं ये, तो दोस्तों जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस गाजा पीस प्लान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया था, उसी प्लान को इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने अब रिजेक्ट कर दिया है। और नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह डिसआर्म नहीं होता, इजराइल गाजा से अपनी सेना नहीं हटाएगा। ठीक है भाई, अपना अपना है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो हम वो देखेंगे। लेकिन पूरी तरह हमास कह रहा है कि वह इस रोड मैप के लिए कमिटेड है और अमेरिका तथा मीडिएटर्स होंगे, जितने भी बिचौलिया बोल दो, को नेतन्याहू पर प्रेशर डालना चाहिए। तो आखिर ट्रंप ने यह गाजा प्लान क्या है, जो ट्रंप ने जो गाजा प्लान दिया है वो क्या है। इजराइल हमास के बीच असली विवाद किस बात पर है, ओके, ये भी समझेंगे हम। उसके साथ साथ हम देखेंगे और इसका असर जो मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस, पैलेस्तीन और आने वाले समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज की क्लास पूरी कहानी समझेंगे। इस क्लास में हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स और यूपीएससी एसएससी जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड वो देखेंगे हम, है ना। अब देखिए आखिर क्या हुआ है। 9 अगस्त की बात है 2026 में इजरायली जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू है, ड्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थित जो 15 पॉइंट थे, 15 सूत्री बोलते हैं उसको, 15 सूत्री गाजा प्रपोजल को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। जो नेतन्याहू की मुख्य आपत्ति है वो क्या है वो देखते हैं हम। पहले हमास का पूर्ण डिसआर्ममेंट, फिर इजराइल विड्रॉ करेगा। जब की प्रपोजल में इजराइल विड्रॉल और हमास के डिसआर्मेंट प्रोसेस के साथ जोड़ने की बात थी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल मिलिट्री तब तक विड्रॉवल है विड्रॉवल नहीं करेगी जब तक हमास को जेन्युइनली डिसआर्म नहीं किया जाता, मतलब सच्ची तरह से उसको जब तक वहां से नहीं हटा दिया जाता, है ना, डिसआर्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हम नहीं हटेंगे। अब ट्रंप का जो गाजा प्लान क्या है कि यह जो है ना, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है का व्यापक गाजा पीस फ्रेमवर्क का अगला चरण है। जैसे कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्यों में देखते हैं। पहला जो उद्देश्य है हमास का डिसआर्मेंट और गाजा में आर्म्ड ग्रुप की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करना। दूसरा है कि इजराइल मिलिट्री विड्रॉल करना, वहां से हटाना। डिसआर्मेंट और सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अनुसार इजराइल फोर्स को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटना है। तीसरा है कि गाजा में नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गाजा को एक पैलेस्टाइन
फिलिस्टाइन टेक्नोक्राफ्ट, है ना, इसको सॉरी टेक्नोक्रेटिक एपोलिटिकल, मतलब एपोलिटिकल कमिटेड द्वारा चलाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। उसके बाद ट्रम्प का गाजा प्लान क्या है? चौथा देखिए, चौथा है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स। गाजा में सिक्योरिटी और सीज फायर मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन, है ना, मैकेनिज्म। और पांचवा है रिकंस्ट्रक्शन, युद्ध के तबाह, जो युद्ध से तबाह हो गया था गाजा को फिर से क्या करना, पुनर्निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को क्या करना है, रिबिल्ड करना है। ओके, तो ये चीजें होंगी। और छठा जो पॉइंट है कि फ्यूचर फ़लस्तीन सेल्फ गवर्नमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के फ्रेमवर्क में फ़लस्तीन ऑटोक्रेटी के रिफॉर्म के बाद फ़लस्तीन मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड को जो स्टेटहुड की संभावना, जो संभावित राह होगी, स्टेटहुड की संभावित राह की बात शामिल है। मतलब उसको क्या बनाना है, एक स्टेटहुड बनाना है, इसको फ़लस्तीन को। अच्छा इसे समझते हैं। देखिए ट्रम्प पीस प्लान का लॉजिक क्या है? हमास डिसआर्मेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इजराइल विड्रो, गाजा गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू की पोजीशन क्या है कि पहले कंप्लीट हमास डिसआर्मेंट होगा, उसके बाद इजराइल विड्रॉ करेगा। यानी सबसे बड़ा सवाल पहले कौन कदम उठाएगा, पहले क्या कदम उठाया जाए, पहले कौन कदम उठाए, है ना, यही इस पूरे विवाद का क्या है, कोर इशू है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमास का क्या कहना है। हमास क्या कह रहा है? चलिए, हमास ने कहा है कि प्लान के प्रति कमिटेड है। हमास का कहना है कि यूनाइटेड नेशन और मेडिटर्स को नेतन्याहू तथा इजराइल गवर्नमेंट पर रोड मैप को लागू करने के लिए प्रेशर डालना चाहिए। हमास का प्रस्ताव फ्रेमवर्क वेपन जो हथियार को एक नए फ़लस्तीन गवर्निंग बॉडी को स्ट्रक्चर को सरेंडर करने की दिशा में जाता है। लेकिन इजराइल का सवाल फिर से वही, क्या हमास वास्तव में अपने सभी हथियार और मिलिट्री कैपेबिलिटी को छोड़ देगा? यही सबसे बड़ा क्या है, ट्रस्ट डिफीट। अब नेतन्याहू ट्रंप में अब क्या हुआ, में टकरार, अब क्या टकरा रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट हो जाता है कि नेतन्याहू ट्रंप ट्रेडिशनली क्लोज अलायंस रहे हैं, लेकिन गाजा प्लान पर दोनों की प्रायोरिटी में अंतर दिखाई दे रहा है। ट्रंप की प्राथमिकता देखो, अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत ज्यादा अपने सगे संबंधियों की तरह रहते हैं, बढ़िया एकदम एक दूसरे की बात मानते हैं, साथ देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर आके इन दोनों में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है और दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। ट्रंप की प्राथमिकता है कि पीस डील हो जाए, उसके साथ सीज फायर हो जाए और गाजा का रिकंस्ट्रक्शन जो हो जाए, है ना, दोबारा से गाजा को बना दिया जाए बढ़िया करके, उसको जैसा गाजा था वैसा ही उसको कर दिया। जो तोड़ फोड़ हुई थी, जो मकान टूटे थे, जो भी वहां पे बिल्डिंग है तबाह हो गई थी, उनको क्या करें, रिकंस्ट्रक्शन करें और डेवलपमेटिक अचीवमेंट हो। और नेतन्याहू की प्राथमिकता है इजराइल सिक्योरिटी, हमास का कंप्लीट डिसआर्मेंट हो, मिलिट्री फ्रीडम और एक्शन। इसके अलावा नेतन्याहू को अपने राइट विंग पॉलिटिकल अलायंस की तरफ से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी मामला सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नहीं रहा है, अब ये डोमेस्टिक इजराइल पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखो इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में दिक्कत हो सकती है नेतन्याहू को, शायद ये अपना पद भी छोड़ दें। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू की सरकार के फार राइट एलिमेंट्स इस प्रपोजल के आलोचक हैं। इजराइल में चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अब वो देखते हैं हम। यह
जो पॉइंट है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वनडे एग्जाम के लिए भी हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी के लिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डीप में जा रहे हैं हम। इजराइल में आगामी चुनावों का राजनीतिक माहौल भी नेतन्याहू की पोजीशन को प्रभावित कर रहा है। अगर नेतन्याहू अपने राइट विंग सपोर्ट बेस के को खोते हैं, मतलब उनको खोते हैं जो उनके सपोर्टर हैं, तो उनकी कोलिशन और पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर हो सकती है। इसलिए गाजा पर उनकी कठोर सिक्योरिटी पोजीशन को डोमेस्टिक इलेक्टोरल पॉलिटिकल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। याद रहे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी प्लस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके बाद ही नेतन्याहू गाजा पोजीशन हो सकती है। तो दोनों चीज मिलेंगी तभी होगा। अब बोर्ड ऑफ पीस क्या है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के गाजा फ्रेमवर्क में बोर्ड ऑफ पीस को ट्रांजिशनल एग्रीमेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ने रेजोल्यूशन 2803 मतलब 2025 के माध्यम से क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को एंडोर्स किया है। बोर्ड ऑफ पीस तथा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की व्यवस्था को सपोर्ट किया है। रेजोल्यूशन 13 वोट, रेजोल्यूशन में क्या हुआ, 13 वोट इन फेवर में और 0 अगेंस्ट, और चाइना रसिया एब्सटेन के साथ एडोप्ट हुआ था। अच्छा, मतलब देखो 13 वोट डले, अगेंस्ट में 0 डले, लेकिन चाइना और रसिया इन्होंने क्या करा, इन्होंने वोट इन डला, इन्होंने खत्म, मतलब वहां से वॉकआउट हो गए वो। याद रखने की ट्रिक है, 2803 में गाजा पीस फ्रेमवर्क है। अच्छा, यूएन की भूमिका क्या होगी, 17 नवंबर 2025 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 2803 एडोप्ट किया है। इसमें गाजा सीज फायर फ्रेमवर्क है, बोर्ड ऑफ पीस है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, गाजा रिकंस्ट्रक्शन है और ट्रांजिशनल गवर्नेंस है, जैसे मुद्दे शामिल हैं। उसके बाद यहाँ जो है यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अच्छा इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 जो होते हैं परमानेंट है, जैसे यूएसए है 1, रसिया है 2, चाइना है 3, यूके है 4 और फ्रांस है 5। ये 5 जो देश हैं ये परमानेंट है यूएन में, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और अब देखते हैं हम इजिप्ट। देखो आप मैप समझते हैं, ये रहा इजिप्ट का मैप, ये आपको इजिप्ट दिखाई दे रहा है, और ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इराक, और इजराइल, जॉर्डन। अब यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। देखो इजिप्ट न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉर्डर साझा करता है, किससे, इजराइल से। यहाँ पर आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है और इजिप्ट है, और ये जो आपको दिखाई देगा रेड सी दिखाई दे रहा है, मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, ये सारा पूरा हमारा इजिप्ट यहाँ पर आ गया। इजिप्ट हो गया। अब इजिप्ट देखते हैं, इजिप्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इजिप्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण मेडिएटर है, मतलब यही जो है इजिप्ट जो है इनके बीच में है, यही इनकी सुलह करा रहा है, इनके बिचौलिया का काम कर रहा है। ज्योग्राफी के देखिए गाजा स्ट्रिप के दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट है। अब गाजा स्ट्रिप चलो आगे देखूंगा आगे वाले मैप में। गाजा का इजिप्ट से कनेक्शन जो रफा क्रॉसिंग के मध्य से है, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब जो भी मानव संबंधित जो एड दी जा रही है वो हो गया, सीज फायर हो गया, नेगोशिएशन हो गया, गाजा डिप्लोमेसी, इजिप्ट की महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। ओके, नेक्स्ट है, अब ताजा घटनाक्रम में देखते हैं तो इजिप्ट ने सभी पक्षों से अपने कमिटमेंट्स का सम्मान करने और ऐसी कार्रवाई से बचने की अपील की है जो पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, इंटरनेशनल इफेक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस जो न्यूज आ रही है, अगर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच डिसएग्रीमेंट बढ़ता है तो इसके कई असर हो सकते हैं। जैसे पहला है गाजा सीजफायर प्रोसेस प्रभावित हो सकती है, दूसरा है हमास डिसआर्मेंट प्रोसेस रुक सकता है, तीसरा है इजराइल मिलिट्री विड्रोवल में देरी हो सकती है,
उसके साथ चौथा है कि गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्रभावित हो सकता है। पांचवा है यूएस इजराइल रिलेशंस में तनाव बढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर तनाव बढ़ा तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। टू स्टेट सॉल्यूशन और पैलेस्टीन स्टेटहुड का मुद्दा फिर से चर्चा में आएगा। और क्या होगा, सातवां पॉइंट होगा मिडिल ईस्ट में ब्रॉडेड स्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ सकता है। ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। अब इजराइल का हम थोड़ा सा मैप देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए हम ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं इजराइल को, यहाँ से लेबनान से। देखो ये आपको उत्तर में, आपको इजराइल के उत्तर में दिखाई देगा लेबनान, और आपको इधर पूरब में दिखाई देगा इजराइल उत्तर पूरब में, और यहाँ पर दिखाई देगा पूरब में जॉर्डन दिखाई देगा। सही है। जॉर्डन के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे, अच्छा जॉर्डन से सीमा लगाता है सऊदी अरब। यहाँ पर आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में आपको इजिप्ट दिखाई दे रहा है, और ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप से देखिए ये इजराइल वो इजिप्ट है, और ये गाजा स्ट्रिप है स्ट्रिप। तो ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये आपको वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है, और इजराइल के पश्चिम में आपको मेडिटेरियन सी दिखाई देगा। और देखिए पश्चिम के साथ साथ आपको पूरब में यहाँ पर डेड सी दिखाई देगा, इजराइल से लगा हुआ है ना। ये सारा हमने मैप देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है मैंने, अब उसको देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप खराब हो रहा है। अब देखिए यहाँ से चैनल तो मोनेटाइज है, मेरा चैनल मोनेटाइज है, बट यहाँ से अर्निंग कुछ नहीं हो रही है अभी। ऐसा समझ लो कि जीरो अर्निंग है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अगर यहाँ से ठीक से अर्निंग हो जाएगी तो मैं अच्छे अच्छे इक्विपमेंट ले लूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ले लूँगा। अब यहाँ पे फ़ोन में पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, थोड़ी बातें भी नहीं बता पाता हूँ मैं सही से। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लेनी है, माइक लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। अगर यहाँ से अर्निंग हो जाएगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँगा, और शायद मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँ, उससे मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा, और अच्छे से बता सकता हूँ, बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा बस इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए वेस्ट में क्या मिलेगा, मेडिटेरियन सी मिलेगा। साउथ वेस्ट में मिलेगा इजिप्ट, हमने देखा अभी। और क्या मिलेगा, सिनाई पेनिनसुला मिलेगा। और ईस्ट में मिलेगा जॉर्डन। नॉर्थ में मिलेगा लेबनान, हमने देखा नॉर्थ में क्या है, लेबनान है। और नॉर्थ ईस्ट में आपको सीरिया दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा, गाजा स्ट्रिप दिखाई देगा। जो मेडिटेरियन कोस्ट पर वेस्ट बैंक ये दिखाई देगा, ये वाला गाजा स्ट्रिप। और वेस्ट बैंक जॉर्डन रिवर के किसमें है, वेस्ट में है। देखिए इजराइल, इजराइल क्षेत्र है इसका वेस्टर्न एशिया या मिडिल एशिया में। राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल के अनुसार प्रमुख शहर जेरूसलम, तेल अवीव, याफो और हाइफा। समुद्र कौन सा है, मेडिटेरियन सी से लगता है। पड़ोसी देश इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, फलस्तीन टेरिटरीज है। और इसका क्षेत्रफल कितना मिलता है, 22,000 किलोमीटर स्क्वायर में। इसका जो शासन प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री है ना, संसदीय लोकतंत्र है यहाँ पर। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मुद्रा, इजरायली इजरायली न्यू शेकल है यहाँ पर। प्रमुख भाषा है यहाँ की हरवी और अरबिक। महत्वपूर्ण नदी है जॉर्डन नदी। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर कोस्टल प्लेन और सेंट्रल हाईलैंड्स, जॉर्डन रेफ्ट वैली और निगव रिजर्ट। अच्छा इजराइल कंट्री जो प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। यूएन सिक्योरिटी प्रोफाइल, यूएन कंट्री प्रोफाइल इजराइल को वेस्टर्न एशिया में रखता है, और जेरूसलम को इजराइल डेजिग्नेटेड कैपिटल के रूप में दर्ज करता है। साथ ही जेरूसलम को इंटरनेशनल स्टेटस पर यूएन की अलग पोजीशन का उल्लेख करता है। इजराइल की ज्योग्राफी में जो मेडिटेरियन कोस्ट है, जॉर्डन रेफ्ट वैली है, और साउथर्न नेगेव डेजर्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जेरूसलम को देख लेते हैं। यूपी और एसएससी में सिंपल इजराइल की राजधानी पूछ लेगा, जेरूसलम पूछा जा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेरूसलम की स्टेटस विवादित है, इसलिए आंसर लिखते समय क्या हो जाता है, समय बेहतर है कि जेरूसलम इज इजराइल्स प्रोक्लेम्ड
and seat of government capital. Its international status remains disputed. अच्छा, इस विवाद का इतिहास देख लेते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं, 1917 में चलते हैं। देखिए 1917 में क्या होता है, बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन में जेविश नेशनल होमो के समर्थन से ये घोषणा की। 1920 में ब्रिटिश मैंडेट आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश मैंडेट के अधीन आ गया था। उसके बाद 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान आया। यूएन जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन को जेविश स्टेट प्लस अरबिक स्टेट या अरब स्टेट में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। जेरूसलम के लिए अगला इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रस्तावित था। 1948 में इजराइल का गठन हुआ। 1948 में इजराइल का गठन हुआ। 14 मई 1948 को इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। इसके बाद अरबिक इजराइल वार शुरू हुआ। अब नेक्स्ट है 1967 में 6 डॉ वार हुआ। इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के साथ युद्ध में वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। यूएन फ्रेमवर्क ने 1967 के बाद वेस्ट बैंक और गाजा के स्टेटस का प्रश्न कॉन्फ्लिक्ट का केंद्रीय हिस्सा बना रहा। 1993 में ओस्लो या एकॉर्ड्स, ओस्लो एकॉर्ड्स 1993 में आया। ओस्लो एकॉर्ड्स इजराइल और पीएलओ के बीच पीस प्रोसेस का महत्वपूर्ण चरण। इसमें पैलेस्टाइन सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में फ्रेमवर्क बना। उसके बाद 2005 में क्या हुआ, इजराइल डिजिग्नेटेड फ्रॉम गाजा। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप से अपने सेटलमेंट और मिलिट्री प्रेजेंस हटा ली। यूएन रिकॉर्ड के अनुसार 2005 तक इजराइल ने गाजा से आर्मी और सेटलमेंट्स विड्रॉ कर लिए थे। 2007 में क्या हुआ कि हमास का गाजा पर नियंत्रण हो गया। हमास ने गाजा स्ट्रिप में अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसके बाद इजराइल इजिप्ट रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉकेड और गाजा कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा जटिल हो गया। और 7 अक्टूबर 2023 में टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में व्यापक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। यही कॉन्फ्लिक्ट बाद में एक बड़ा रीजनल क्राइसिस में बदल गया। अब 2026 में क्या हो रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस फ्रेमवर्क के तहत सीज फायर, हमास डिसआर्मेंट, इजरायली विड्रॉ और ट्रेडिशनल गवर्नेंस रिकंस्ट्रक्शन की दिशा में जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा अभी भी यही है, हमास डिसआर्मेंट, इजराइल विड्रॉ का सीक्वेंसिंग। यूएन के मई 2026 के इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट में गाजा ट्रांजिशन के लिए डिसआर्मेंट और सिविलाइन गवर्नेंस को महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दे में रखा था। अच्छा, स्टैटिक देख लेते हैं। देखो, अब ये हमने देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। ये इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, ये आपको बता दिया है, लेकिन मैंने इसको फिर से लिख दिया शायद। देखते हैं, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजराइल कैपिटल है जेरूसलम, रीजनल वेस्ट एशिया में आता है, सी मेडिटेरियन सी में आता है। करेंसी क्या है इसकी, इजरायली न्यू शक्ल। पार्लियामेंट को कहते हैं यहाँ पर निकसेट, और गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और देखते हैं हम स्टैटिक। फिलिस्तीन किसको कहते हैं, दो प्रमुख फिलिस्तीन टेरिटरीज हैं, जिसमें गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप क्या है, मेडिटेरियन सी के किनारे है, इजिप्ट के साइनाई से लगा हुआ है, साइनाई पेनिनसुला से लगा हुआ है, बहुत छोटा और डेंसली पॉलिटेड ये टेरिटरी है। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा
जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। बेस्ट बैंक क्या है? ये बेस्ट बैंक जो है, बेस्ट बैंक जॉर्डन रिवर के पश्चिम में है, जॉर्डन से लगा हुआ है। फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का प्रमुख क्षेत्र क्या है? वेस्ट बैंक ही है। हमास क्या है? फिलिस्तीन इजराइल फेलस्तीन और इस्लामिस्ट पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, गाजा पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण एक्टर भी है। अच्छा, पीएलओ का नाम आया था। पीएलओ होता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीए का मतलब है फिलिस्तीन अथॉरिटी। आईडीएफ का है इजराइल डिफेंस फोर्स। यूएनएससी का है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रेजोल्यूशन 2803 आया, 2803 मतलब 2025। उसके बाद गाजा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ और बोर्ड ऑफ पीस के से संबंधित महत्वपूर्ण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अब न्यूज खत्म हो चुकी है, अब क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी और मैपिंग से संबंधित है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों से लगती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मृत सागर डेड सी पूरी तरह से इजराइल और मिस्र के बीच में है ना। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है गोलन हाइट्स क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सीरिया का हिस्सा रहा है, जिस पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है। देखो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3। हाँ, दूसरा तो गलत है, हमने देखा था। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2803 2025 मुख्यतः किससे संबंधित है? यूक्रेन रसिया पीस एग्रीमेंट नहीं। गाजा कॉन्फ्लिक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान और ट्रांजिशनल एग्रीमेंट। अच्छा, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं। सीरिया में नाटो नहीं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। रेजोल्यूशन 2803 को 17 नवंबर 2025 को यूएनएससी ने एडॉप्ट किया था और इसमें गाजा के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, बोर्ड ऑफ पीस तथा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का फ्रेमवर्क शामिल है। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में स्थायी शांति स्थापित करने में सिक्योरिटी कंसर्न, डिसआर्मेंट, ट्रेडिशनल कंट्रोल और फिलिस्तीन सेल्फ डिटर्मिनेशन के बीच संतुलन सबसे बड़ी चुनौती है, चर्चा कीजिए। तो आपको ये मेंस लिखना है। मेंस का क्वेश्चन 250 शब्दों में, और इसके लिए 10 आंसर वो मिलेंगे, नंबर मार्क्स मिलेंगे। तो आपको लिख के इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताना है हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ इसमें हम हटा सकते हैं, और इसमें किस तरह से मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ आपको बतानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।